गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा मैं आज की क्लास से हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट 3 क्लासेस जो है मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे लूंगा और लास्ट की जो 2 क्लासेस हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे होंगी। तो उसमें भी थोड़ा सा चेंज ये रहेगा क्योंकि जो फ्राइडे वाली क्लास होती है वो टेस्ट की वजह से समटाइम्स छोटी हो जाती है। तो जिस दिन जो है टेस्ट हुआ करेगा जिस वीक में, उस वीक में मैं जो है कोई 2 ऐसी क्लास लूंगा जिसमें पूरा टाइम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिल सके। फिलहाल इस वीक की फर्स्ट 3 क्लास मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ले रहा हूँ और नेक्स्ट 2 क्लास थर्सडे और फ्राइडे वाली वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे लगेगी। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अगर हाइड्रोकार्बन्स को कंसिडर करें तो हाइड्रोकार्बन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज पैराफिन्स, इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं, इनको ऑब्वियसली एल्केन भी बोलते हैं। एंड नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब इसमें अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कंसीडर करें तो यहां पे डिस्कशन आता है एल्कीन का, एल्कीन्स दैट इज ओलिफिन्स, एल्कीन को ओलिफिन्स भी बोलते हैं, एल्काइंस, ठीक है। और डिस्कशन आता है यहाँ पे एरीन्स यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स दैट इज एरीन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में हमें पढ़ना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का अलग से डिस्कशन होगा, एल्काइन का अलग से डिस्कशन होगा और लास्ट में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। तो लिख लो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट इज एल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट इज एल्केन्स। इसमें नोट करो, लिखो दे आर ऑल्सो कॉल्ड, they are also called paraffins, they are also called paraffins because of because of their because of their little tendency, because of their little tendency
They are also called paraffins because of their little tendency to react, because of their little tendency to react with any kind of reagent, because of their little tendency to react with any kind of reagent, because of their little tendency to react with any kind of reagent. अब वो reagent चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, या वो reagent रिड्यूसिंग एजेंट हो, या वो reagent एसिड हो या बेस हो, ये किसी भी टाइप के reagent से आसानी से रिएक्ट नहीं करना चाहते, इस वजह से इनको पैराफिन्स बोला जाता है। ठीक है। अब देखो, अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नेचुरल सोर्सेस को कंसीडर करें तो लिखो नेचुरल सोर्सेज ऑफ एल्कीन्स, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एल्कीन्स, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एल्कीन्स। तो इसमें लिखो इन नेचर एल्कीन्स आर ऑब्जर्व्ड, in nature alkanes are observed, in nature alkanes are observed in following two forms, in following two forms. Number one, natural gas, natural gas, natural gas, नोट करो, because they contains alkane, they contains alkane up to 4 carbon atoms, they contains alkane up to 4 carbon atoms, they contains alkane up to 4 carbon atoms. तो इनके अंदर 4 कार्बन तक का एल्केन प्रेजेंट हो सकता है। आगे लिखो, they consist of 80% मीथेन, इसके अंदर 80% मीथेन होता है, 10% इथेन, 10% इथेन, and remaining 10% contains other lighter hydrocarbons, ठीक है। तो ये नेचुरल गैस का कंपोजिशन है, इसका मेजर कंपोनेंट है मीथेन। ठीक है, इसमें 80% मीथेन होता है, 10% इथेन होता है, और बाकी 10% को अगर देखें तो उसमें प्रोपेन होता है, आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ये सब प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। नंबर टू, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसमें लिखो they contains alkane from 5 carbon to 40 carbon atoms, 5 carbon to 40 carbon atoms.
तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के फॉर्म में जो एल्केन होते हैं उनमें 5 कार्बन से लेकर के 40 कार्बन एटम्स तक प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे पेट्रोल, और इसको गैसोलीन भी बोलते हैं। गैसोलीन, अगर गैसोलीन को कंसीडर किया जाए तो इसके अंदर जो एल्केन होते हैं उनमें 5 कार्बन टू 9 कार्बन प्रेजेंट होता है, C5 टू C9। फिर उसके बाद नैफ्था, नैफ्था ये इंडस्ट्रियल फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है। नैफ्था कंटेन्स 10 कार्बन C10 टू C11। ठीक है, 10 कार्बन और 11 कार्बन का एल्केन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद फिर केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल को अगर कंसीडर करें तो C12 टू C14, 12 कार्बन से लेकर के 14 कार्बन तक के एल्केन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। केरोसिन ऑयल के बाद फिर आता है डीजल। डीजल के अंदर 15 कार्बन से लेकर के 17 कार्बन तक के एल्केन प्रेजेंट होते हैं, C5 टू C15 टू C17। और उसके बाद सॉलिड पैराफिन वैक्स, सॉलिड पैराफिन वैक्स, वैक्स WX होता है। तो इसके अंदर जो एल्केन होते हैं उनमें 18 कार्बन या उससे ज्यादा प्रेजेंट होता है, C18 ऑनवर्ड्स। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ब्रेकअप है कि यहाँ पे 5 कार्बन से लेकर के 40 कार्बन तक के एल्केन प्रेजेंट होते हैं। उसमें C5 टू C9 को पेट्रोल और गैसोलीन बोला जाता है, C10 एंड C11 नैफ्था, C12 टू C14 केरोसिन ऑयल, C15 टू C17 डीजल एंड C18 ऑनवर्ड्स सॉलिड पैराफिन वैक्स। ये इनका ब्रेकअप है बेटा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एल्केन नेचर में दो फॉर्म में मिलते हैं, नेचुरल गैस के फॉर्म में और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। ये बात क्लियर हो गई? अब देखो, अगर आप एनसीईआरटी को अगर आप कंसल्ट करो तो एनसीईआरटी में जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स आप पढ़ोगे, हर चैप्टर में स्टार्टिंग में वो एक तो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर उसी चैप्टर में आइसोमेरिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो उस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के साथ या उस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ ऑब्जर्व होता है उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो अब इसमें नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म वाला पार्ट मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपको आता है। आइसोमेरिज्म तो ऑलरेडी हमने +2 में ही किया हुआ है, नॉमेनक्लेचर +1 में किया था, या आपने जहां भी पढ़ा होगा वहां पे नॉमेनक्लेचर किया होगा। तो मैं नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म वाला पार्ट को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज है अलग अलग कंपाउंड की, सिर्फ वो आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो आप नोट करो, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन।
जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन को प्रोड्यूस करने के लिए हम वैरायटी ऑफ मेथड्स को कंसीडर करते हैं। तो मैं एक एक करके उनको डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले लिखो बाय हाइड्रोजनेशन, यहाँ पे इसको ऐसे लिखो, प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन भी बोलते हैं, लिख लो। दैट इज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो इसमें लिखो बेटा इसका डिटेल, व्हेन एल्कीन एंड एल्काइन, when alkene and alkyne is treated with hydrogen, when alkene and alkyne is treated with hydrogen in presence of catalyst, in presence of catalyst like निकल और पैलेडियम और प्लेटिनम और रोडियम RH, in presence of catalyst like निकल और पैलेडियम और प्लेटिनम और रोडियम RH से रिप्रेजेंट करते हैं, at moderately high pressure and high temperature, at moderately high pressure and high temperature, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, when alkene and alkyne is treated with hydrogen, when alkene and alkyne is treated with hydrogen in presence of catalyst, in presence of catalyst like nickel और पैलेडियम और प्लैटिनम और रोडियम, at moderately high pressure and high temperature, at moderately high pressure and high temperature, alkene is obtained. Alkene is obtained. Alkane is obtained. आगे लिखो बेटा, reaction proceed at the surface of the catalyst, reaction proceed at the surface of the catalyst, reaction proceed at the surface of the catalyst through occlusion, reaction proceed at the surface of the catalyst through occlusion. ये बताया था मैंने सरफेस केमिस्ट्री में। ऑक्लूजन एक स्पेशल टाइप का एडजॉर्प्शन होता है। कब एडजॉर्प्शन को ऑक्लूजन बोलते हैं? बोलते हैं अगर कोई गैस किसी मेटल सरफेस पे रिटेन हो रहा है, एडजॉर्ब हो रहा है, तो उस प्रोसेस को ऑक्लूजन बोलते हैं। Reaction proceed at the surface of the catalyst through occlusion.
आगे लिखो, ड्यू टू दिस फैक्ट, ड्यू टू दिस फैक्ट, ड्यू टू दिस फैक्ट, reaction is example of, due to this fact, reaction is example of syn addition. Due to this fact, reaction is example of syn addition. रिएक्शन सिन एडिशन का एग्जाम्पल है बेटा। ठीक है, सिन का मतलब सेम साइड, तो दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के एक ही साइड से आकर के अटैच होते हैं। इसलिए अगर मान लो एल्काइन है, एल्काइन से आप एल्कीन बना रहे तो सिस फॉर्म एल्कीन का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी इंपॉर्टेंट हो सकती है, फिलहाल अभी उसको बाद में देखते हैं। तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास एल्कीन है, हमने एक एल्कीन को कंसिडर किया और इस एल्कीन को ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, एल्कीन को ट्रीट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। कैटलिस्ट हमने यहाँ पे यूज किया है बेटा निकेल और पैलेडियम और प्लेटिनम और रोडियम, ये कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं, निकेल और पैलेडियम और प्लेटिनम और रोडियम, और उसके साथ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ये बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन होती है। ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं अभी मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूं। तो रिएक्शन के थ्रू यहां पे एल्केन का फॉर्मेशन होता है, रिएक्शन के थ्रू एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप इसको मान लो कि आप यहां पे हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम यूज कर रहे हो, अगर यहां पे ड्यूटेरियम को यूज किया जा रहा है, बाकी कंडीशन सिमिलर है, तो ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब ये दोनों हाइड्रोजन या दोनों ड्यूटेरियम आपको हमेशा सेम साइड से अटैच होते हुए दिखेंगे। अगर यहां पे एल्काइन को यूज किया हमने, यहां पे एक बात समझ लेना कि अगर ये मेटल कैटलिस्ट यूज किए जा रहे हैं तो एल्काइन हाइड्रोजनेशन के बाद हमेशा एल्केन बनाएगा। अगर इन कैटलिस्ट को हमने यूज किया है along with हाइड्रोजन, तो एल्काइन हमेशा एल्केन का ही फॉर्मेशन करेगा। अगर हमें एल्काइन से एल्कीन बनाना है तो एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए फिर हम स्पेशल कैटलिस्ट को यूज करते हैं, जिनका डिस्कशन आगे एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में होगा। ठीक है, तो आप जरा देखो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है। रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म देखो, अगर मान लो ये कैटलिस्ट सरफेस है, आप इसको कैटलिस्ट बेड भी बोल सकते हो,
और इस सरफेस पे एक एल्कीन पहले रिटेन होता है। ठीक है, सरफेस पे एक एल्कीन पहले रिटेन होता है। आप बोलोगे एल्कीन ही क्यों रिटेन होता है? विदाउट कैटलिस्ट अगर आप रिएक्शन को परफॉर्म करोगे तो रिएक्शन बहुत स्लो होगी। अगर आप कैटलिस्ट नहीं यूज करोगे ना तो रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो रेट से प्रोसीड करेगी। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन तब भी होगी, बट बहुत ही स्लो रेट से प्रोसीड करेगी। हम बोल तो रहा हूं कि स्लो रेट से प्रोसीड करेगी, मतलब प्रोडक्ट बनेगा। भाई ये बात तो आपको पता ही है ना कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी स्पॉन्टेनियस होगी, कैटलिस्ट की एब्सेंस में भी स्पॉन्टेनियस होगी। आपने ये तो पढ़ा ही है ना कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी केमिकल काइनेटिक्स में, कैटलिस्ट डू नॉट मेक अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो मैं यहां पे आपको ये बता रहा था कि एल्कीन है, एल्कीन या एल्काइन है और साथ में हाइड्रोजन है। तो पहले एल्कीन ही क्यों रिटेन हो रहा है, उसके पीछे वजह यह है कि एल्कीन इज मोर एडजॉर्बेबल देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज एल्कीन की लिक्विफैक्शन टेंडेंसी ज्यादा है। किसी भी कंपोनेंट, किसी भी गैसियस कंपोनेंट की जो एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी है वो उसके लिक्विफैक्शन टेंडेंसी पे डिपेंड करेगी। जो गैस जितना ज्यादा लिक्विफिएबल होगी वो उतना इजिली एडजॉर्ब होगी। तो एल्कीन इज मोर एडजॉर्बेबल देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए एल्कीन का एडजॉर्प्शन पहले होता है। तो यहां पे एल्कीन जो है वो पहले एडजॉर्ब होगा। अब एल्कीन इस सरफेस पे एडजॉर्ब होने के लिए फ्री वैलेंसीज को यूज करेगा। मतलब फ्री वैलेंसीज का मतलब नहीं, मेटल अपनी फ्री वैलेंसी को यूज करेगा एल्कीन को सरफेस पे रिटेन कराने के लिए। तो अब इस प्रोसेस में क्या होगा, ये जो एल्कीन का पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड पार्सली ब्रेक होता है और ये मेटल सरफेस पे रिटेन हो जाता है। इस तरीके से एल्कीन मेटल सरफेस पे रिटेन हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि इस प्रोसेस में ये जो एल्कीन का पाई बॉन्ड है ये पार्सली ब्रेक हुआ। अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के ही इसी के क्रॉस दो हाइड्रोजन ऐड होते हैं। अब उसके बाद हाइड्रोजन, ठीक है, इस सरफेस पे हाइड्रोजन रिटेन होने आएगा। इसी सरफेस पे अब हाइड्रोजन का रिटेनमेंट होता है। ये स्लोवेस्ट स्टेप है। अब आप ये भी देख रहे हो कि जो हाइड्रोजन के अंदर सिग्मा बॉन्ड था वो सिग्मा बॉन्ड पार्सली ब्रेक होकर के वो यहाँ पे मेटल सरफेस के साथ अटैच हो रहा है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को आपको ब्रेक करना था, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड को ब्रेक करना था, और फिर हाइड्रोजन को वन बाय वन उन कार्बन से कनेक्ट करना था। तो आप देख रहे हो कि कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड पार्सली ब्रेक हो चुका है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड भी पार्सली ब्रेक हो चुका है। तो अब ये आसानी से इसका ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, पहले एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है,
एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, फिर उसके बाद दूसरा हाइड्रोजन भी ट्रांसफर हो जाता है और ये सरफेस से फ्री हो जाएगा, एल्केन बन करके ये सरफेस से फ्री हो जाएगा। ये है मैकेनिज्म, इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती। तो कैटलिस्ट सरफेस पे रिएक्शन के होने की वजह से दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैच होते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन सिन एडिशन का एग्जांपल है। तो ये नोट कर लिया बेटा? अब जैसे देखो, अगर हमारे पास ये एल्कीन है और इसको हमने निकेल कैटलिस्ट के साथ ड्यूटेरियम की प्रेजेंस में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया, निकेल के साथ ड्यूटेरियम की प्रेजेंस में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ट्रीट किया, हो सकता है कैटलिस्ट की एब्सेंस में हाइड्रोजन ट्रांस मैनर में भी ऐड हो सकता है। आप जरा देखो, यहां पे ड्यूटेरियम ऐड होगा। अभी जो एल्कीन हमने कंसिडर किया ये सिस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है एल्कीन का, और हम यहां पे करा रहे हैं सिन एडिशन। सिस फॉर्म है और हम यहां पे सिन एडिशन करा रहे हैं। अगर सिस फॉर्म का सिन एडिशन कराते हैं तो हमेशा मीजो फॉर्म प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा, ये स्टीरियो केमिस्ट्री का रूल है। मीजो फॉर्म प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा। सिस फॉर्म एल्कीन का हमने लिया, सिन एडिशन कराया, तो हमेशा मीजो फॉर्म प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा। मतलब ये रूल है बेटा। अब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट बता देता हूँ, रिएक्शन केमिस्ट्री में जो फैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले तो एडिशन रूल, एडिशन रूल involved in stereochemistry. Addition rule involved in stereochemistry. अब जरा देखो क्या है रूल। अगर सिस फॉर्म है
ठीक, सिस फॉर्म है और हमने सिन एडिशन कराया है, सिन एडिशन कराया है, तो बनता है मीजो फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। सिस फॉर्म, सिन एडिशन, मीजो फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। अगर ट्रांसफॉर्म है, सिन एडिशन हमने कराया है, तो रेसमिक मिक्सचर बनता है। सिस फॉर्म, सिन एडिशन, मीजो फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सिस फॉर्म, सिन एडिशन, मीजो फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, CSM। ट्रांसफॉर्म, सिन एडिशन, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से देखो, अगर सिस फॉर्म है, एंटी एडिशन हमने कराया, मतलब ग्रुप अपोजिट साइड से अगर ऐड हो रहे हैं, तो बनता है रेसमिक मिक्सचर। सिस फॉर्म, एंटी एडिशन, रेसमिक मिक्सचर, कार। और उसी तरीके से अगर हमने कंसिडर किया ट्रांसफॉर्म, एंटी एडिशन, मीजो फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, टैम। ये एडिशन रूल है बेटा। सिस फॉर्म, सिन एडिशन, मीजो फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ट्रांसफॉर्म, सिन एडिशन, रेसमिक मिक्सचर। सिस फॉर्म, एंटी एडिशन, रेसमिक मिक्सचर। ट्रांसफॉर्म, एंटी एडिशन, मीजो फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ये एडिशन रूल है। इसी तरीके से यहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री में एलिमिनेशन रूल भी ऑब्जर्व होता है, तो लिख लो, एलिमिनेशन रूल इन्वॉल्व इन स्टीरियो केमिस्ट्री। एलिमिनेशन रूल इन्वॉल्व इन स्टीरियो केमिस्ट्री। एलिमिनेशन रूल इन्वॉल्व इन स्टीरियो केमिस्ट्री। अब जरा देखो, अगर हमारे पास मीजो फॉर्म है और उसका हम सिन एलिमिनेशन करा रहे हैं, सिन एलिमिनेशन, तो बेटा सिस फॉर्म प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होता है। MSC अगर मीजो फॉर्म है, सिन एलिमिनेशन कराया, अब मैं एलिमिनेशन की बात कर रहा हूं, सिन एलिमिनेशन कराया, तो सिस फॉर्म प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा। मतलब एडिशन में जो कुछ हो रहा है ना, एलिमिनेशन में इसका उल्टा होता है, एलिमिनेशन में इसी का रिवर्स हो जाएगा। उसी तरीके से अगर रेसमिक मिक्सचर है, रेसमिक मिक्सचर, और उसका हमने सिन एलिमिनेशन कराया, तो ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा, RST। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही, एडिशन रूल वाले केसेस भी और एलिमिनेशन रूल वाले केसेस भी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमने कंसिडर किया मीजो फॉर्म, एंटी एलिमिनेशन कराया, तो ट्रांसफॉर्म बनता है मैट। मैट
mesoform anti-elimination transform a product and रेसमिक मिक्सचर अगर है एंटी एलिमिनेशन कराया तो सिस फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। तो इसमें लोग याद रखते हैं एक तो ये कार को, कार ये याद रहता है, सिस फॉर्म एंटी एडिशन रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। और इधर अगर आप देखो तो ये मैट को लोग याद रखते हैं, और एमएससी। तो इसके बेसिस पे आपको कभी भूलेगा नहीं। तो यहां पे हमने देखा कि जो रिएक्टेंट है उसका अरेंजमेंट कैसा है, सिस फॉर्म, सिस फॉर्म वाला रिएक्टेंट, और एडिशन कैसा हो रहा है, सिन एडिशन। इसके अलावा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, मीजो बनना चाहिए। मीजो मतलब ये डिविजिबल है इनटू 2 इक्वल हाफ, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये समझ में आ गया बेटा? अगर हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म को लिया होता, जैसे ये ट्रांसफॉर्म है और इसको हम निकेल के साथ ड्यूटेरियम की प्रेजेंस में हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं, तो यहां पे बेटा दो प्रोडक्ट बनते हैं, दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। एक प्रोडक्ट ये बनता, और दूसरा प्रोडक्ट ये बनता है। इनके बीच में आप देखो ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप है, ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशनशिप है, इनका इक्विमोलर मिक्सचर फॉर्म होता, तो इसलिए हम इसको रेसमिक मिक्सचर बोलेंगे, रेसमिक मिक्सचर। नोट में लिखो, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखो इफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, if hydrogenation reaction, if hydrogenation reaction occurs, if hydrogenation reaction occurs in presence of nickel catalyst, in presence of nickel catalyst, if hydrogenation reaction occurs in presence of nickel catalyst, then reaction is called, then reaction is called Sabatier, 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 Sandrens, Sandrens reaction,
बोल रहे अगर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन एल्कीन या एल्काइन के ऊपर निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्रोसीड कर रही है, तब रिएक्शन को सबातियर सेंडरेंस रिएक्शन बोलते हैं। सबातियर सेंडरेंस रिएक्शन। अच्छा, एक बात और इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे आप देख रहे हो निकल को भी यूज किया जा रहा है, पैलेडियम को भी यूज किया जा रहा है, प्लैटिनम को भी यूज किया जा रहा है। बोल रहा है कि जब रिएक्शन निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है तो रिएक्शन कंडीशन विगरस होती है, मतलब ज्यादा प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर को अप्लाई करना होता है। वही रिएक्शन जब पैलेडियम की प्रेजेंस में होती है तो थोड़ी और माइल्ड होती है, मतलब प्रेशर भी कम हो जाता है और टेम्परेचर भी कम हो जाता है। और सेम रिएक्शन जब प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है तो और माइल्ड हो जाती है रिएक्शन। यानी कि निकल की प्रेजेंस में सबसे ज्यादा प्रेशर और सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, प्लैटिनम की प्रेजेंस में सबसे कम प्रेशर और सबसे कम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, SABATIER सबातियर, SENDERENS रिएक्शन। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर रिएक्शन, अगर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है, तो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कंपैरेटिवली हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे प्रोसीड करती है। जबकि अगर रिएक्शन प्लैटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्रोसीड हो रही है तो सबसे कम प्रेशर और टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। इस बात को आप नोट कर लो। देखो, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, in presence of nickel catalyst, reaction condition is most vigorous, however in presence of platinum catalyst, in presence of nickel catalyst, reaction condition is most vigorous, vigorous, most vigorous. However, in presence of platinum catalyst, reaction proceed at relatively milder condition, अब जरा आप देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर पीरियोडिक टेबल में कंसीडर करें तो निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। निकल जो है ये 4th पीरियड एलिमेंट है, पैलेडियम 5th पीरियड एलिमेंट है और प्लैटिनम 6th पीरियड एलिमेंट। 6th पीरियड एलिमेंट। अगर आप निकल को देखो तो निकल का एटॉमिक नंबर है 28 है, मतलब निकल के अंदर 8 पुअर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन, पुअर शील्डिंग क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन 8 है। आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुअर शील्डिंग क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन 8 है, जबकि पैलेडियम के केस में पुअर शील्डिंग क्रिएटिंग इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखोगे तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4D वाले इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे और 3D वाले इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। तो यहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होगा इन कंपेयर टू निकल। इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पैलेडियम के केस में बढ़ना चाहिए, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है
शील्डिंग इफेक्ट अगर कम होगा, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, जेड स्टार इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अगर सिग्मा कम होगा तो जेड स्टार बढ़ेगा। तो यहां पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट है बट कम, इसलिए जेड स्टार इसका कंपैरेटिवली कम होगा। भाई सिग्मा यहाँ पे ज्यादा है निकल के केस में, सिग्मा अगर ज्यादा है तो जेड स्टार कम होगा। पैलेडियम के केस में सिग्मा कम है, ये सिग्मा जो है ना शील्डिंग इफेक्ट को काउंट करता है, तो पैलेडियम के केस में सिग्मा कम है, सिग्मा कम है इसलिए जेड स्टार ज्यादा होगा। और प्लैटिनम के केस में तो जेड स्टार बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो ये 6th पीरियड को बिलोंग कर रहा है, इसी पीरियड में लैंथेनॉइड्स आते हैं, लैंथेनॉइड्स यानी कि एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट। और इन एलिमेंट्स को अगर देखा जाए तो इनका इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में जाता है, और f इलेक्ट्रॉन सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, सबसे कम शील्डिंग इफेक्ट f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में होंगे और उसके अलावा 8 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में होंगे। तो वो 14 इलेक्ट्रॉन जो f ऑर्बिटल में है और 8 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में है, इन सब की वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, इसलिए इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होगा। अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखें तो निकल के केस में सबसे कम और प्लैटिनम के केस में सबसे ज्यादा। अब देखो प्लैटिनम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वो प्लैटिनम ऑफर करेगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए ऑफर करेगा, रिएक्शन उतनी माइल्ड होगी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्टेप्स ऑब्जर्व होते हैं उनमें सबसे डिफिकल्ट स्टेप हाइड्रोजन का ऑक्लूजन, हाइड्रोजन का ऑक्लूजन सबसे डिफिकल्ट स्टेप है। तो प्लैटिनम के केस में हाइड्रोजन ज्यादा इजिली ऑक्लूड हो जाता है, और निकल के केस में ऑक्लूजन सबसे डिफिकल्ट होता है। इसलिए रिएक्शन जो निकल की प्रेजेंस में वो विगरस कंडीशन में होती है, और प्लैटिनम की प्रेजेंस में माइल्डर कंडीशन में होती है। ये बात समझ में आ गई बेटा? निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम के केस में रिएक्शन कंडीशन क्यों वेरी कर रही है, उसका वजह समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि प्लैटिनम जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफर करता है और निकल सबसे कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफर करता है, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो आप उसी नोट में आप लिख सकते हो, अभी जो पॉइंट आपने लिखा था उसी के साथ लिख लो, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट platinum offers greatest effective nuclear charge, platinum offers greatest effective nuclear charge for reactant molecule. However nickel offers least effective nuclear charge for reactant molecule. Nickel offers least effective nuclear charge for reactant molecule. अब देखो हमारे पास एक ऐसा भी कैटलिस्ट है, स्पेशली प्रिपेयर्ड कैटलिस्ट। अगर हम उस कैटलिस्ट को यूज करें तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन ऑर्डिनरी कंडीशन में होने लगती है, और वो स्पेशली प्रिपेयर्ड कैटलिस्ट जो है वो रेने निकल बोला जाता है। लिखो इस बात को, देखो इन प्रेजेंस ऑफ स्पेशली प्रिपेयर्ड कैटलिस्ट रेने निकल, in presence of specially prepared catalyst रेने निकल,
in presence of specially prepared catalyst Raney nickel, hydrogenation reaction proceed. Hydrogenation reaction proceed under ordinary condition. Hydrogenation reaction proceed under ordinary condition. Hydrogenation reaction proceed under ordinary condition. Hydrogenation reaction proceed under ordinary condition, that is at 30 to 50 degree centigrade. 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर को आसानी से मेंटेन किया जा सकता है at 30 to 50 degree centigrade and टू to 3 atmosphere प्रेशर. तो इस प्रेशर को भी हम इजिली मेंटेन कर सकते हैं. तो अब बात आती है कि ये रेने निकल क्या है, रेने निकल को कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो आप नोट कर लो, लिखो रेने निकल इज प्रिपेयर्ड, रेने निकल इज प्रिपेयर्ड by boiling. Raney nickel is prepared by boiling nickel aluminum alloy. Nickel aluminum alloy. By boiling nickel aluminum alloy with sodium hydroxide. Nickel aluminum alloy with sodium hydroxide. तो निकल एल्युमिनियम एलॉय को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बॉयल करते हैं. तो बॉयलिंग के थ्रू क्या होता है जरा देखो, इसमें एल्युमिनियम ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है, NaAlO2. और निकल जो है वो अनरिएक्टेड रहेगा, साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है. ये हाइड्रोजन निकल सरफेस पे ऑक्लूड हो जाती है. जैसे ही हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी निकल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इस तरीके से अगर आप देखो तो रेने निकल का फॉर्मेशन हो जाता है. ये है रेने निकल. अब क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन प्री ऑक्लूडेड है, और मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का ऑक्लूजन ही सबसे डिफिकल्ट स्टेप है, तो जो सबसे डिफिकल्ट स्टेप है वो ऑलरेडी यहां पे परफॉर्म हो चुका है. अब सिर्फ इस हाइड्रोजन को यूज करना है, तो इस वजह से रिएक्शन कंडीशन माइल्ड हो जाती है. तो आप यहाँ पे जब रेने निकल को यूज करोगे तो आप रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे एक एल्कीन है, एल्कीन को रेने निकल के साथ ट्रीट किया, रेने निकल के साथ अगर हमने ट्रीट किया तो आपको अब अलग से हाइड्रोजन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेने निकल का मतलब है निकल प्लस हाइड्रोजन. ठीक है. इस तरीके से आप प्रोडक्ट दिखाओ. एक फैक्ट यहां पे और इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बात को भी समझ लेना. जैसे हम यहाँ पे जो मेटल कैटलिस्ट को यूज कर रहे हैं, इन मेटल कैटलिस्ट को यूज करने का पर्पज, एक पर्पज तो आपने देखा कि ये अपने सरफेस पे गैसेस को रिटेन करके वहां पे रिएक्शन को परफॉर्म कराते हैं. ठीक है. एक बात और इंपॉर्टेंट है, ये जो मेटल कैटलिस्ट है, ये मेटल कैटलिस्ट काम क्या करता है, ये एक जगह से हाइड्रोजन लेता है और दूसरे को ट्रांसफर करता है. एक तरीके से ये हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है. ये मेटल जो हम यूज कर रहे हैं ये हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, एक जगह से हाइड्रोजन लेता है और दूसरी जगह ट्रांसफर करता है.
तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए, हाइड्रोजन की बजाय कुछ कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं जो हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज कर सकते हैं, बिकॉज वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, या बोल सकते हो अच्छे हाइड्रोजनेटिंग एजेंट हो सकते हैं। तो अगर उन हाइड्रोजनेटिंग एजेंट के साथ इन मेटल कैटलिस्ट को यूज किया जाए और साथ में आप एल्कीन या एल्काइन को कंसीडर करो, तो आपको अलग से हाइड्रोजन यूज करने की जरूरत नहीं होगी। क्या होगा, मेटल कैटलिस्ट वहां से हाइड्रोजन लेगा और फिर उस हाइड्रोजन को एल्कीन या एल्काइन को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो आप नोट करो इसके बारे में, लिखो कैटलिस्ट यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन, catalyst used for hydrogenation are also used for dehydrogenation. Catalyst used for hydrogenation are also used for dehydrogenation. Because they are involved, because they are involved in the transportation, because they are involved in the transportation of hydrogen only, in the transportation of hydrogen only. Because they are involved in the transportation of hydrogen only. तो अब जैसे देखो बेटा, अगर हमारे पास मान लो ये एल्काइन है, ठीक है, इस एल्काइन को हम कंसीडर कर रहे हैं और एल्काइन को ट्रीट करते हैं N2H4 के साथ, यहां पे लिख रहा हूं N2H4 के साथ हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, और कैटलिस्ट हमने यूज किया है यहां पे मान लो प्लैटिनम। सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर को अप्लाई करते हैं। तो होता क्या है, यहां पे ये प्लैटिनम यहां से हाइड्रोजन लेगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन लेगा और उस हाइड्रोजन को एल्काइन को ट्रांसफर कर देगा। तो इस प्रोसेस में एल्काइन जो है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिड्यूस हो गया एल्काइन, एल्काइन रिड्यूस हो गया, और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर के ये कन्वर्ट हो गया बेटा नाइट्रोजन में, ये है ऑक्सीडेशन, और एल्काइन रिड्यूस हुआ और ये एल्केन में कन्वर्ट हुआ, ये है रिडक्शन। तो आप देख सकते हो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इस रिडॉक्स रिएक्शन में हमने हाइड्रोजनेशन कराया है एल्काइन का, लेकिन हाइड्रोजनेशन कराने के लिए हमने अलग से हाइड्रोजन यूज नहीं किया, बल्कि सोर्स ऑफ हाइड्रोजन को यूज किया। ये हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का सोर्स है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पे देखो, ये रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन सप्लाई कर रहा है, प्लस रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को भी ये पार्शियली सप्लाई करता है। क्यों सप्लाई करता है, जरा इस बात को समझो। हाइड्रोजन रिलेटिवली लेस स्टेबल है, नाइट्रोजन मोर स्टेबल है। तो जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है। जो हीट इस प्रोसेस में रिलीज होगी, वही हीट रिएक्शन को एक्टिवेट करने में यूटिलाइज हो जाती है। इस वजह से अगर हम यहां पे रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन कम प्रेशर और टेम्परेचर पे प्रोसीड करेगी इन कंपेयर टू जब रिएक्शन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होती है, बिकॉज ये रिएक्शन के लिए पार्शियली एक्टिवेशन एनर्जी भी प्रोवाइड कर रहा है। इस वजह से जब हम इस सोर्स ऑफ हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे तो रिएक्शन रिलेटिवली माइल्डर प्रेशर और टेम्परेचर पे प्रोसीड करेगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा?
तो मैंने देखा है कि कई बार स्टूडेंट को इस बात का आइडिया नहीं होता है, और फिर वो ऐसे ऐसे केसेस में उसके माइंड में कोई क्लू नहीं आता है कि वो प्रोडक्ट क्या बनेगा। पता चला एल्काइन दे दिया, N2H4 दे दिया, कोई एक मेटल कैटलिस्ट और प्रेशर और टेम्परेचर मेंशन कर दिया, अब आपसे पूछ रहे प्रोडक्ट क्या है। तो आप तो जो है एल्काइन और मेटल कैटलिस्ट तो देख रहे हो, उससे कुछ आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप हाइड्रोजन नहीं देख रहे हो, हाइड्रोजन वहां पे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए आपको आइडिया भी नहीं लग पाता कि यहाँ पे हाइड्रोजनेशन होगा। तो ये समझ लेना कि कई बार हाइड्रोजन की बजाय सोर्स ऑफ हाइड्रोजन को यूज करते हैं, और ऐसे सोर्सेस को यूज करते हैं जो बहुत आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, तो उनकी प्रेजेंस पर रिएक्शन जो है वो माइल्डर कंडीशन में प्रोसीड करेगी। ऐसे कुछ और एग्जांपल भी हैं, जैसे देखो, अगर हमारे पास एक एल्कीन है और एल्कीन के साथ हमने कंसिडर किया साइक्लोहेक्साडाइन, एल्कीन के साथ हमने कंसिडर किया साइक्लोहेक्साडाइन, और साथ में हम यूज कर रहे हैं, मान लो पैलेडियम को यूज कर रहे हैं एट सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब आप देखो, ये कंपाउंड बेंजीन बनने के बहुत क्लोज है। अगर 2 हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर दिए जाए तो ये बेंजीन बन जाएगा, और बेंजीन अगर बनेगा तो ये एरोमेटिक होगा, बहुत स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये इजिली हाइड्रोजन लूज करना चाहता है, जबकि ये हाइड्रोजन गेन करना चाहता है। तो यहां पे होगा क्या, एल्कीन वो हाइड्रोजन को गेन कर लेगा जो साइक्लोहेक्साडाइन लूज करता है, और इस प्रोसेस में एल्कीन बन जाएगा एल्केन, और साइक्लोहेक्साडाइन ये बना लेता है बेटा बेंजीन। साइक्लोहेक्साडाइन बना लेता है बेंजीन, और एल्कीन क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है एल्केन। अब आप देख रहे हो कि जब ये इसमें कन्वर्ट होगा तो बहुत ज्यादा हीट रिलीज होगी, क्योंकि ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो वो हीट जो है रिएक्शन को एक्टिवेट करने में यूटिलाइज होती है। तो इन एग्जाम्पल से एक बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है कि जो कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन के लिए यूज हो रहा है, वही कैटलिस्ट डीहाइड्रोजिनेशन के लिए भी यूज हो रहा है। तो कई बार ये मेंशन ना करके ये पूछ लेते हैं आपसे कि भाई ये साइक्लोहेक्साडाइन है, पैलेडियम के साथ हम उसको हीट कर रहे हैं, पैलेडियम चारकोल के साथ हम उसको हीट कर रहे हैं अंडर प्रेशर, क्या होगा। तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि भाई पैलेडियम और चारकोल को यूज किया है, डिहाइड्रोजिनेशन कैटलिस्ट है, डिहाइड्रोजिनेशन कैटलिस्ट है, तो वो क्या करेगा, उसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। हाँ, रिएक्शन ओवरऑल एक्सोथर्मिक होगी। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो ये फैक्ट समझ में आ गया बेटा। ठीक है, तो एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये फर्स्ट रिएक्शन थी, जिसमें कई सारे इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया हुआ है। अब आप नोट करो नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन एल्कीन के प्रिपरेशन में लिखो, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, लिखो इसका डिटेल। when carboxylic acid when carboxylic acid or its sodium salt, when carboxylic acid or its sodium salt is heated with soda lime, is heated with soda lime,
when carboxylic acid or its sodium salt is heated with soda lime, then alkane is obtained. Then alkane is obtained. आगे लिखो, reaction proceed through the formation of carbanion intermediate. Reaction proceed through the formation of carbanion intermediate in a slowest step. Reaction proceed through the formation of carbanion intermediate in a slowest step. तो देखो बेटा, हमने यहां पे कंसीडर किया है कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड, या हम इसका सोडियम सॉल्ट को कंसीडर करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स सोडियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स सोडियम सॉल्ट, और इसको हमने सोडा लाइम के साथ NaOH CaO सोडा लाइम के साथ हीट करते। कार्बोक्सिलिक एसिड या हम उसका सोडियम सॉल्ट को कंसीडर करते हैं और उसको हीट कर रहे हैं विद सोडा लाइम। तो रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होता है बेटा एल्केन, एल्केन बनता है और साथ में बनता है सोडियम कार्बोनेट। एल्केन का फॉर्मेशन होता है और इसके साथ प्रोड्यूस होता है सोडियम कार्बोनेट। अब जरा देखो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। अगर हम रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर इस रिएक्शन को कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, जो हाइड्रोक्सिल आयन हमने यूज किया है, हाइड्रोक्सिल आयन, ये यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है। हाइड्रोक्सिल आयन यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लेता है। तो वाटर रिमूव हो गया, ये न्यूट्रलाइजेशन स्टेप है। वाटर रिमूव हो गया और बन गया बेटा कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब देखो हाइड्रोक्सिल आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल इसके बाद इसके ऊपर अटैक करता है। हाइड्रोक्सिल आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है और यहां पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो अब आप देखो इसके थ्रू बन जाएगा ये इंटरमीडिएट RC O नेगेटिव OH, ये बन गया बेटा। ठीक है, अब आप देखो यहां पे जो कार्बन है, इस कार्बन से 2 O नेगेटिव ग्रुप अटैच है। अब मैंने आपको जब प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर बताया था तो बोला था सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट O नेगेटिव ही दिखाता है। जितने भी ग्रुप ऑब्जर्व होते हैं उनमें सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट O नेगेटिव का होता है, उसके बाद COO नेगेटिव का होता है और तब जाकर के आता है टर्सरी अल्काइल ग्रुप। तो यहां पे 2 O नेगेटिव है, इन O नेगेटिव का स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट इस कार्बन के ऊपर ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी।
इस प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिड्यूस होने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिड्यूस होने से इस बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर बढ़ जाता है। ये कार्बन और एल्काइल ग्रुप के बीच वाला जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर बढ़ जाता है। और बॉन्ड का पोलर कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड आसानी से ब्रेक होने लगता है। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, जब हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे क्या होता है, ये कार्बन एल्काइल ग्रुप बॉन्ड ये इजिली ब्रेक हो जाता है। तो ये ब्रेक होता है कुछ इस तरीके से बेटा, ये लोन पेयर आया पाई बॉन्ड पेयर बन करके और ये यहां से रिमूव हो गया, तो यहां पे बन गया आर नेगेटिव, आर नेगेटिव, और उसके साथ बन गया बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन बन गया। ये है रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप। इस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप ये है जिसमें कार्बन आयन बन रहा है। और फिर क्या होगा बेटा, फिर ये कार्बन आयन एज अ बेस इस हाइड्रोजन को रिमूव कर लेता है। तो इससे अगर आप देखो तो बन जाएगा RH, यानी कि एल्केन बन गया, और इसके साथ प्रोड्यूस हो गया कार्बोनेट आयन। ये है मैकेनिज्म रिएक्शन की। कार्बोनेट आयन इसके साथ सोडियम आयन जोड़ करके सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और एल्केन बन जाएगा। स्लोवेस्ट स्टेप ये है जिसमें कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सारे स्टेप्स मैकेनिज्म के क्लियर हो गए बेटा? अब देखो, इसके बाद बात आती है कि डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में सोडा लाइम का क्या रोल है। सोडा लाइम को यूज करने का क्या एडवांटेज हमें मिलता है इन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और ये डिस्कशन से आपको समझ में आएगा कि क्या सोडा लाइम को यूज करना हमेशा रिक्वायर्ड है डी कार्बोक्सिलेशन के लिए, या हम समटाइम्स विदाउट सोडा लाइम भी डी कार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं। तो आप लिखो एडवांटेज ऑफ सोडा लाइम, एडवांटेज ऑफ सोडा लाइम इन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, एडवांटेज ऑफ सोडा लाइम इन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, advantage of soda lime in decarboxylation reaction। अब देखो इसमें बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडा के अलग एडवांटेज हैं और लाइम CaO के अलग एडवांटेज हैं। मैं दोनों को अलग अलग लिखवा रहा हूं। सबसे पहले आप लिखो एडवांटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एडवांटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एडवांटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखो, लिखो इट एक्ट्स एज बेस, इट एक्ट्स एज बेस as well as nucleophile during the reaction, it acts as base
as well as nucleophile during the reaction. तो यहां पे आप देखो इसका बेसिक कैरेक्टर ऑब्जर्व हो रहा है और यहां पे इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑब्जर्व हो रहा है. तो it acts as base as well as nucleophile during the reaction. सेकेंड पॉइंट लिखो. सेकेंड पॉइंट, it acts as a decarbonating agent. It acts as a decarbonating agent during the reaction. It acts as a decarbonating agent during the reaction. ठीक है, तो ये डीकार्बोनेटिंग मतलब CO2 को रिमूव करने के लिए यूज होता है. CO2 एक एसिडिक गैस होती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो इसलिए ये उस एसिडिक गैस से रिएक्ट करके उसको रिमूव कर लेता है. तो ये CO2 को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है. ध्यान देना, CO2 एक बाई प्रोडक्ट है रिएक्शन का और उसको क्योंकि NaOH रिमूव कर रहा है, इससे ये प्रोडक्ट की यील्ड को बढ़ा रहा है. लिख लो, एंड therefore drives the reaction in forward direction. And therefore drives the reaction in forward direction. तो ऐसा करके ये क्या कर रहा है, रिएक्शन को ड्राइव कर रहा है. ड्राइव, फॉरवर्ड जाने के लिए ड्राइव कर रहा है, प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ा रहा है. तो ये तो है सोडा का एडवांटेज. अब आप लिखो एडवांटेज ऑफ लाइम. एडवांटेज ऑफ लाइम, फर्स्ट एडवांटेज लिखो बेटा. लाइम का फर्स्ट एडवांटेज लिखो. लिखो, इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन. It acts as a dehydrating agent during the reaction. इसको समझने के लिए पहला स्टेप को देखो. यहां पे देखो H2O प्रोड्यूस हो रहा है. इस H2O को ये लाइम क्या करता है, रिमूव कर लेता है. तो H2O को अगर ये रिमूव करेगा तो उससे क्या होगा, उससे इसकी फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी रिएक्शन की. दूसरा एडवांटेज, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है लाइम का और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस रिएक्शन के लिए, आप नोट करो. लिखो, लाइम इज अ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल. लाइम इज अ हीट रेजिस्टेंट मटेरियल. आपने देखा था ये एक बेसिक रिफ्रैक्टरी मटेरियल होता है मेटलर्जी में. Lime is a heat resistant material and therefore it is used for the protection of carboxylic acid or its sodium salt. Carboxylic acid or its sodium salt to avoid the unwanted reaction in which it can participate. तो ये जो दूसरा एप्लीकेशन लाइम का बताया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है. बोल रहा है कि लाइम एक हीट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, इसलिए ये यहां पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया जा रहा है रिएक्शन में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजेंट होता है. अब उसको प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, बोलते हैं जैसे मान लो कि कहीं पे डीकार्बोक्सिलेशन 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना है और एल्केन का फॉर्मेशन वहां पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे डीकार्बोक्सिलेट होकर के होगा.
तो अब आप वहां पे टेम्परेचर को जब आप मेंटेन कर रहे हो तो टेम्परेचर तो आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो। तो अगर आप टेम्परेचर को ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो तो बीच के टेम्परेचर पे जैसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 250, 300, 350, इन टेम्परेचर्स पे क्या हो सकता है, अदर देन डीकार्बोक्सिलेशन कुछ और रिएक्शंस भी पॉसिबल हो सकती है, बिकॉज ये टेम्परेचर सफिशिएंटली हाई है और इस टेम्परेचर पे आप डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकते हो और उन बॉन्ड की ब्रेकिंग से और भी प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं एल्केन के अलावा। और अगर ऐसा होगा तो फिर एल्केन की यील्ड कम हो जाएगी, एल्केन की यील्ड पुअर होगी, क्योंकि 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन होते होते क्या होगा, बहुत सारा एल्केन डिफरेंट अदर टाइप की रिएक्शंस में वो एल्केन पार्टिसिपेट कर चुका होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर चुका होगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन के लिए कम अमाउंट में अवेलेबल होगा, इससे एल्केन की यील्ड पुअर होगी। तो उन अनवांटेड रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए यहां पे लाइम को यूज किया जाता है। लाइम क्या करता है, लाइम उस कार्बोक्सिलिक एसिड के सराउंडिंग में एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है और इससे वो कार्बोक्सिलिक एसिड को डिकम्पोज होने से बचाता है। जैसे ही वो टेम्परेचर अचीव होता है, जिस टेम्परेचर पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, वो प्रोटेक्टिव शील्ड हट जाती है और कार्बोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। तो यहां पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप लाइम का कितना अमाउंट को यूज करोगे, वो डिपेंड करेगा कि कितने टेम्परेचर पे डीकार्बोक्सिलेशन को कराना है। अगर डीकार्बोक्सिलेशन को आपको हायर टेम्परेचर पे कराना है तो आपको ज्यादा लाइम यूज करना पड़ेगा, और अगर डीकार्बोक्सिलेशन को लोअर टेम्परेचर पे कराना है तो कम लाइम को यूज करना पड़ेगा, और अगर डीकार्बोक्सिलेशन बहुत कम टेम्परेचर पे हो रहा है तो लाइम को नहीं यूज करना पड़ेगा। यहां से समझ में आता है कि लाइम यानी कि सोडा लाइम को हमेशा यूज करना क्या जरूरी है? तो जवाब है नहीं। यह डिपेंड करता है कि डीकार्बोक्सिलेशन कितने टेम्परेचर पे हो रहा है। अगर डीकार्बोक्सिलेशन कम टेम्परेचर पे होगा तो सोडा लाइम रिक्वायर्ड नहीं होगा फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। नोट में लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो, इफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन occurs at relatively low temperature then soda lime is not required. However, if it proceed at high temperature, then soda lime must be used. अब बात आती है कि जो डीकार्बोक्सिलेशन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो किस बात पे डिपेंड करेगा? बोलते वो डिपेंड करेगा इस पे, ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी पे। अगर ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है तो कम टेम्परेचर पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, और अगर ये कम स्टेबल है तो ज्यादा टेम्परेचर पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा। तो टेम्परेचर रिक्वायर्ड for decarboxylation is inversely proportional to stability of carbon ion produced. कार्बन आयन जो प्रोड्यूस हुआ है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा
डीकार्बोक्सिलेशन उतना कम टेम्परेचर पे प्रोसीड करेगा। यानी कि अगर बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बन रहा है तो सोडा लाइम को यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको मैं बता दूं, जो जीओसी में मैंने कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स बताए थे, उसमें मैंने बताया था कि अगर मतलब कौन कौन से फैक्टर थे, एरोमेटिसिटी थी, माइनस एम इफेक्ट था, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम एट विच नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट, उसके बाद मैंने बताया था रेजोनेंस, रेजोनेंस के बाद फिर मैंने बताया रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। इस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स को हमने कंसिडर किया था। बैक बॉन्डिंग भी एक केस था। तो यहां पे बोल रहे हैं कि अगर कार्बन आयन को स्टेबिलिटी टॉप 2 फैक्टर्स के थ्रू मिलती है, मतलब अगर कार्बन आयन स्टेबलाइज हो रहा है एरोमेटिसिटी के थ्रू या माइनस एम इफेक्ट के थ्रू, तो डीकार्बोक्सिलेशन विदाउट सोडा लाइम हो जाएगा। नोट में लिख लो इस बात को, लिखो इफ कार्बन आयन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड, if carbon ion intermediate produced gets stabilized, if carbon ion intermediate produced gets stabilized by aromaticity, gets stabilized by aromaticity or by minus m effect, or by minus m effect, then decarboxylation is possible, then decarboxylation is possible without soda lime, then decarboxylation is possible without soda lime. In other cases soda lime must be used, in other cases soda lime must be used. तो बेटा ये पूरा डिस्कशन समझ में आ गया? सर ये सारा डिस्कस, हाँ बोलो। जिसमें जैसे सोडा लाइम नहीं चाहिए होगा तो उसमें मैं डायरेक्ट हीट करके एल्केन बन जाएगा? हाँ, डायरेक्टली हीट करने पे बन जाएगा। ऐसा ओके। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। फिर उसमें ये मैकेनिज्म नहीं लगेगा जो आपने सारा बताया? मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मैकेनिज्म सिमिलर होगी, कार्बन आयन बनेगा लेकिन कार्बन आयन सीधे बन जाएगा। पहले OH बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर CO2 रिमूव होकर के वहां पे सीधे कार्बन आयन बन जाएगा। ओके सर। ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम हीट कर रहे हैं, इस कंपाउंड को हीट कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट इनसाइड द फाइनल प्रोडक्ट।
नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट इनसाइड द फाइनल प्रोडक्ट, ये आपको बताना है। फोर, देखो बेटा, अगर आप इसको हीट करते हो, ध्यान देना, जैसे ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर यहां से हटता है, ये हटता है, तो क्या होगा, यहां पे बन जाएगा कार्बन आयन, इस पोजीशन पे कार्बन आयन बनेगा। अब इस कार्बन आयन को देखो, ये CO का -M स्टेबलाइज कर रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का -M स्टेबलाइज कर रहा है, मतलब ये आसानी से हट जाएगा। ऐसे आपको चेक करना है। मैंने अभी बताया ना कि कार्बन आयन को अगर स्टेबिलिटी मिल रही है -M इफेक्ट के थ्रू या एरोमेटिसिटी के थ्रू, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। अब देखो, इसी तरीके से ये दूसरा वाला अगर हटता है, तब भी यहां पे कार्बन आयन बनेगा और वो कार्बन आयन इसके -M के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा, इसका मतलब दूसरा वाला ग्रुप भी हट जाएगा। अब जरा यहां पे देखो बेटा, इसमें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर हटेगा तो यहां पे कार्बन आयन बनेगा और ये कार्बन आयन इसके -M के थ्रू स्टेबलाइज होगा, इसका मतलब ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, यहां पे जैसे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर इन दोनों में से मान लो ये वाला हट गया, तो ये इधर कार्बन आयन बनेगा और ये कार्बन आयन इसके -M के थ्रू, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के -M के थ्रू स्टेबलाइज होगा, इसलिए ये भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप बच गया, अब ये डीकार्बोक्सिलेट नहीं हो सकता सिंपल हीटिंग के थ्रू। अब इधर आ जाओ, यहां पे क्या है, अगर आप इसको हटाते हो तो यहां पे कार्बन आयन बनेगा और इस कार्बन आयन को स्टेबिलिटी -M के थ्रू नहीं मिल रही है, एरोमेटिसिटी है नहीं, इसका मतलब है कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेंटेन रहेगा। और उसी तरीके से ये वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मेंटेन रहेगा, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में ये कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा। जरा देखना क्यों। आप देखो, ये दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हीट करने पे क्या होगा, ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे, ये हीट करने पे क्या होगा, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो यहां पे बन जाएगा बेटा एनहाइड्राइड। क्या बनेगा, एनहाइड्राइड बनेगा। इसलिए अगर आप देखो तो फाइनल प्रोडक्ट में सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो आंसर है 1, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। समझ में आया या नहीं।
तो ये आप समझ लो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अक्सर पूछा जाता है। पिछले 3-4 साल में तो 2-3 बार तो आईआईटी एग्जाम में आ गया ये। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एक क्वेश्चन आप नोट कर लो, आपको खुद ही इसका आंसर जो है ढूंढना है। लिखो, लिखो, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाना इसको, इस स्ट्रक्चर को यहां पे होना चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड in terms of increasing order of their decarboxylation, in terms of increasing order of their decarboxylation, and also determine the number of carboxylic acid, and also determine the number of carboxylic acid, and also determine the number of carboxylic acid which undergo decarboxylation without soda lime, which undergo decarboxylation without soda lime. ये टोटल 9 कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, ठीक है। आपको इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन बताना है, और आपको यह भी बताना है कि इनमें से कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जो बिना सोडा लाइम के डीकार्बोक्सिलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। ओके बेटा।